हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा फ्रेंड्स इंडियन इकोनॉमी का। फ्रेंड्स एक सेकंड, फ्रेंड्स देख लीजिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा इंडियन इकोनॉमी का तीसरा पार्ट। फ्रेंड्स इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं इंडियन इकोनॉमी के फ्रेंड्स, क्योंकि 5-7 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी फ्रेंड्स, अब जाके आराम मिला है फ्रेंड्स। तो अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी फ्रेंड्स, अब गैप नहीं होगा। और जो तीसरा फ्रेंड्स, और जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम देखेंगे बैंकिंग फ्रेंड्स, बैंकिंग और मुद्रा को फ्रेंड्स। बैंकिंग और मुद्रा के लगभग 300 प्लस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बैंकिंग और मुद्रा का पार्ट नंबर पहला होगा, इसमें हम 100 प्लस क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। और वैसे इकोनॉमी की बात करूँ तो ये हमारा तीसरा नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट लगा दिए हैं, अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके देख ले फ्रेंड्स, चैनल पर मिल जाएंगे आपको। और रही बात, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना फ्रेंड्स। और पिक्सल की बात करूँ 480 या फिर 720 पिक्सल पे देखना फ्रेंड्स, साफ बढ़िया क्लियरिटी दिखाई देगी फ्रेंड्स। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो फ्रेंड्स। पहला है क्वेश्चन बैंकिंग और मुद्रा फ्रेंड्स। बैंकिंग और जो मुद्रा चैप्टर है तो उसका पहला पार्ट है फ्रेंड्स। और इसमें लगभग इस चैप्टर में 300 प्लस क्वेश्चन जो मैंने टाइप करवाए हैं A1 क्वालिटी के PCS लेवल के फ्रेंड्स। 3 पार्ट में हम इसे कंप्लीट कर देंगे फ्रेंड्स। और ये पहला पार्ट होगा और इसमें हम देखेंगे 100 प्लस क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है PCS के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, तो ये कहा था क्रोमर ने फ्रेंड्स। बढ़ती प्रगति से चलेंगे आगे। देखिए दूसरा क्या कहता है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मूल्य का स्थिरीकरण करना ये मुद्रा का कार्य नहीं है फ्रेंड्स, या फिर करेंसी का कार्य नहीं है। आगे देखिए, एक विदेशी मुद्रा फ्रेंड्स, एक विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो वो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एक विदेशी मुद्रा है फ्रेंड्स और वो शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो वो कहलाती है गर्म मुद्रा फ्रेंड्स, हॉट करेंसी कहते हैं उसको। हवाला क्या है? तो विदेशी मुद्रा फ्रेंड्स, विदेशी करेंसी का अवैध कारोबार, इलीगल कारोबार को हवाला कहते हैं फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, हार्ड करेंसी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? ये PCS लेवल के A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है। तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग अपेक्षाकृत कम हो फ्रेंड्स, जो मतलब करेंसी की मांग कम है फ्रेंड्स, जिस करेंसी की मांग सबसे ज़्यादा कम है फ्रेंड्स, उसको कहेंगे हार्ड करेंसी फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए, सॉफ्ट करेंसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जिस करेंसी की मांग ज़्यादा है फ्रेंड्स, मांग ज़्यादा है बाज़ार वगैरह में फ्रेंड्स, तो उसको कहेंगे सॉफ्ट करेंसी फ्रेंड्स, याद रखना फ्रेंड्स। सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? तो ये देखिए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की मांग अपेक्षाकृत अधिक हो फ्रेंड्स, जिसकी मांग अधिक होगी तो उसको कहेंगे सॉफ्ट करेंसी, और जिसकी मांग कम होगी बाजार में फ्रेंड्स, तो उसको कहेंगे हार्ड करेंसी फ्रेंड्स। समझ रहे होगे डिफरेंस। आगे देखिए, जिस मुद्रा का भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विग्राह्य मुद्रा फ्रेंड्स, विग्राह्य मुद्रा कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सिंपल वे में समझिए, कोई मतलब कानूनी तौर पर लेनदार है फ्रेंड्स, लेनदार कानूनी तौर पर कर रहा है लीगल करेंसी फ्रेंड्स, लीगल करेंसी को लेने से इनकार नहीं कर सकता, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विग्राही मुद्रा फ्रेंड्स। आगे देखिए, सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है फ्रेंड्स? जो मान लो इंडिया की करेंसी है, जो फॉरेन कंट्री के बाज़ारों में आसानी से मिल जाती है फ्रेंड्स, तो उसको कहेंगे सस्ती मुद्रा फ्रेंड्स। देख लीजिए, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में आसानी से मिल जाना या प्राप्त हो जाना फ्रेंड्स, उसको सस्ती मुद्रा कहते हैं। आगे देखिए, जिन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड होती है तो उनको कहते हैं विकसित देश फ्रेंड्स। विकसित देशों की जो करेंसी वगैरह होती है तो उनको हार्ड करेंसी में रखा जाता है फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए, भारत की फ्रेंड्स, भारत की विग्राह्य मुद्रा क्या है? तो भारत का है रुपया फ्रेंड्स, रुपया चलता है अपने यहाँ। आगे देखिए, ये डेफिनेशन है फ्रेंड्स, वह मुद्रा जिससे शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है फ्रेंड्स। तो पहला सही है, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ये डेफिनेशन फ्रेंड्स। दूसरा देखिए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति फ्रेंड्स, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? हार्ड करेंसी फ्रेंड्स, उसे हार्ड करेंसी कहेंगे। तो ये गलत है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था ना, हार्ड करेंसी किसकी कहेंगे? जिसकी मांग अपेक्षाकृत कम हो फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तुलना की मांग लगातार अधिक हो फ्रेंड्स, अधिक नहीं कम हो फ्रेंड्स, उसको कहेंगे हार्ड करेंसी फ्रेंड्स। तो दूसरा गलत है। तीसरा देखिए क्या कहता है, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम होती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं ये सही है फ्रेंड्स, ये सही है। यहाँ पर हार्ड करेंसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है उसको हार्ड करेंसी कहते हैं फ्रेंड्स। चौथा देखिए, वह मुद्रा जिसको आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की तुलना में
होती है उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, सॉफ्ट करेंसी की मांग अधिक होती है। ठीक है, उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। और हार्ड करेंसी में इसकी मांग कम होती है। ठीक है, यानी कि हमारा पहला और तीसरा चौथा, ठीक है, पहला तीसरा चौथा आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये आंसर है। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए होगे, ऊपर डेफिनेशन थी जो मैंने बता दी, आगे देखिए। ठीक है, इसका एक बार और बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी डी डी। ठीक है, डी। आगे देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त कर नई मुद्रा का प्रचलन करना उसको कहते हैं विमुद्रीकरण। ठीक है, और ये हुआ भी था 2016 में। ठीक है, 2016 में जो पुरानी करेंसी थी उसको हटा के नई करेंसी लाए थे। ठीक है, मोदी सरकार, तो उसी को कहते हैं विमुद्रीकरण। ठीक है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना, तो इसको कहते हैं विमुद्रीकरण। ठीक है, आगे देखिए, बाजार के नियम किसने दिए थे? तो JB से। ठीक है, JB से ने बाजार के नियम दिए थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। ठीक है, मुद्रा संकुचन का क्या कारण होता है? तो देखिए, माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की कमी। ठीक है, माल और सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्राओं की पूर्ति में कमी। ठीक है, तो इसको कहते हैं मुद्रा संकुचन। ठीक है, आगे देखिए, कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण नहीं कर सकता? तो मुक्त बाजार नीति ये मुद्रा नियंत्रण नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, कीमतें बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, इसको मुद्रास्फीति कहते हैं। ये कई बार ग्रुप CD एग्जाम का फालतू क्वेश्चन है। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, PCS में कई बार पूछा है। आगे देखिए, मुद्रास्फीति के बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलिए, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया, तो इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, जो आजकल ये अपने चरम पर है। आगे देखिए, घाटे। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था के व्यय। ठीक है, ये व्यय लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये व्यय ये वाला है। ठीक है, आगे देखिए, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व के अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर बांटते हैं। ठीक है, इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यह विफल हुई तो इनमें से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? तो इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, मतलब देश को घाटा हो रहा है या किसी आम आदमी को घाटा हो रहा है। ठीक है, सरकार को घाटा हो रहा है, तो अपने राजस्व और उसकी जो अतिरिक्त कागजी मुद्रा, ठीक है, जो अपना खर्चा वगैरह है और जो टैक्स वगैरह हैं, तो उसको मतलब उसके अलावा अतिरिक्त करेंसी छाप कर, अतिरिक्त नोटों को छाप कर उस घाटे को पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन ये भी स्थिति फेल हो जाए तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, समझ गए होगे। आगे चलते हैं, वह वर्ग जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे ज़्यादा हानि होती है, तो वो होता है देनदार। ठीक है, देनदार को सबसे ज़्यादा हानि होती है, यानी कि जो भी साहूकार वगैरह कर्ज देते हैं तो उनको ज़्यादा हानि होती है। अब मुद्रास्फीति में लेनदार को फ़ायदा होता है। ठीक है, यानी कि जो कोई कर्ज लेता है तो उसको फ़ायदा होता है और देनदार को होता है घाटा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, मुद्रा। ठीक है, मुद्रास्फीति की ऊंची दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? ठीक है, तो ये है बजट का। ठीक है, बजट। ठीक है, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि और सरकारी व्यय में कटौती, तो इन सभी के द्वारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनके द्वारा कंट्रोल हो सकती है। आगे देखिए, कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रण विधि नहीं है? तो बाजार दर की कीमतों पर कमी करना। ठीक है, बाजार दर में कमी करना, तो ये मुद्रास्फीति को नियंत्रण नहीं कर सकती। ठीक है, आगे देखिए, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, भारत में मुद्रास्फीति नापी जा सकती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। आगे देखिए, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस दर ठीक है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है। ठीक है, तो किस वर्ष मानी जाती है? जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्या कहता है? ठीक है, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो ठीक है, किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है मुद्रास्फीति को? तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर 3,
मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कर नियंत्रण कर। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कर नियंत्रण करके। ठीक है, आगे देखिए मुद्रा आपूर्ति। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो ये होता है M1। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति को किसके मापते हैं? तो M1 से। ठीक है, आगे देखिए किस संगठक। ठीक है, किस संगठक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? ठीक है, किस संगठक में मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो ये M3। ठीक है, M3 में। ठीक है, अब आगे देखिए मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ठीक है, मुद्रा आपूर्ति के माप में M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो ये डाक खानों में जमा राशि इसमें ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए मुद्रास्फीति किस कारण होती है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण। ठीक है, आगे देखिए किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि का प्रमुख योगदान है? ठीक है, तो बताइए किसमें है? तो ये है इनमें से सभी। ठीक है, रुपए का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। ठीक है, तो इसके कारण है। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, 16वां क्वेश्चन कहता है देश विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो बताइए ये किया जाता है RBI की विदेश मुद्रा परिसंपत्तियों को, RBI का स्वर्ण भंडार, और ये रुपए का पूर्ण परिवर्तनीयता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए भारत में रुपया। ठीक है, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है? तो ये है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के द्वारा। ठीक है, तो ये देखिए चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, सब दिखाई दे रहा होगा। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये 1806। ठीक है, यानी कि कागजी नोट की बात हो रही तो 1806 में चले थे इंडिया के अंदर कागजी नोट। आगे देखिए अंग्रेजों ने चलाए थे। ठीक है, आगे देखिए भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च किस पे होता है? तो पेट्रोलियम वगैरह, जो हमारे देश की सरकार पेट्रोल वगैरह खरीदती है तो इस पर सबसे ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, काली मुद्रा सबसे मान्य परिभाषा क्या है? ठीक है, काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा है यह वह आय है जिस पर अवचन नहीं होता। ठीक है, यह वह आय है जिस पर अवचन नहीं होता, मतलब काली मुद्रा यानी कि ब्लैक मनी की बात हो रही है तो इस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता। ठीक है, आगे देखिए अवमूलन। ठीक है, अवमूलन शब्द से क्या अर्थ है? ठीक है, तो ये देखिए अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, इसको कहते हैं अवमूलन। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए अवमूलन में विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, ये सही है। अवमूलन में घरेलू बाजार में महंगा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही सही है। ठीक है, आगे देखिए अवमूलन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये निर्यात को प्रोत्साहित। ठीक है, यहाँ देखिए अवमूलन के उद्देश्य का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये निर्यात को प्रोत्साहित करना है, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देना। आगे देखिए भुगतान संतुलन। ठीक है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक है? तो यह है अवमूलन। ठीक है, अवमूलन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए अब तक। ठीक है, अब आए A1 क्वालिटी के क्वेश्चन। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूलन किया जा चुका है? 3 बार। ठीक है, 3 बार किया जा चुका है। अगर पूछे कब, तो पहला 1949 में। ठीक है, 1949, फिर 1991 92। ठीक है, 1991 92, और एक हुआ था आई थिंक 93 में। ठीक है, तो ये देखिए भारतीय अवमूलन का सबसे पहले किस बार अवमूलन किया गया था भारतीय रुपये का? तो 1949 में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, और अंतिम बार, ठीक है, भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूलन कब हुआ था? तो 1991 में। ठीक है, आगे देखिए किस बार भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूलन हुआ था? तो 1991 में। ठीक है, पहला हुआ था 1949 में। ठीक है, दूसरा 1991 में, और तीसरा भी 1991 में ही हुआ था। ठीक है, अब तक 3 बार हुआ है। आगे देखिए जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूलन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर का अवमूलन कितना था? तो ये 20% था। ठीक है, अमेरिकी डॉलर के कंपेयर में। ठीक है, आगे देखिए भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तन बनाया गया था, तो ये बनाया गया था कब? 1993-94 के केंद्रीय बजट में। ठीक है, आगे देखिए भारत को रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तन कब बनाया गया था या घोषित किया गया था? तो ये बता दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 19 अगस्त 1994 को। ठीक है, आगे देखिए वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण
परिवर्तनीय लागू है तो भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। ठीक है, दोबारा देखिए, वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खातों पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गिल्ड, ठीक है, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है तो यह है सरकारी परिभूतियों से संबंधित। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए कौन सा, ठीक है, कौन सा बैंक भारतीय सरकार का केंद्रीय बैंक है तो ये आरबीआई है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये ग्रुप सी और डी के पालतू क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा बैंक तो ये आरबीआई है। ठीक है, सब थोड़े आसान क्वेश्चन भी लिए हैं। आगे देखिए, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है तो आरबीआई, ठीक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए, बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस तो आरबीआई जारी करता है। ठीक है, अगर आपको अपना बैंक खोलना है तो आरबीआई के पास जाना पड़ेगा लाइसेंस लेने। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय लॉलीपॉप क्वेश्चन और पालतू क्वेश्चन है। ठीक है, मुंबई में इनका मुख्यालय। और एसबीआई, ठीक है, एसबीआई का मुख्यालय भी मुंबई में है और सीबीआई का है दिल्ली में। ठीक है, याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है, ठीक है, तो ये निर्यातकर्ताओं को ऋण नहीं देता। ठीक है, निर्यातकर्ताओं को ये कर्जा वगैरह नहीं देता। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो जनता से जमा स्वीकार करना। ठीक है, भारतीय मतलब आरबीआई का क्या कार्य नहीं है तो भारतीय जो जनता है तो उसका जमा धन वगैरह जमा नहीं करवा सकते, ना ही यहाँ पर कोई खाता खुलवा सकता है इस बैंक में। ठीक है, आगे देखिए, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण आरबीआई करती है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत में करेंसी नोट जारी करता है तो आरबीआई करता है। ठीक है, और ये देवास वगैरह में जो इनकी प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, भारत में विदेशी विनिमय संचयन का प्रतिरक्षक कौन है तो ये है आरबीआई। ठीक है, आगे देखिए, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है तो आरबीआई। ठीक है, ये क्वेश्चन घुमा फिर आगे कई बार पूछे हैं। आगे देखिए, भारत में केंद्रीय बैंकों के सभी कार्यों को कौन सा बैंक देखता है तो ये आरबीआई देखता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा होता है तो ये वित्त मंत्रालय पेश करती है आर्थिक सर्वेक्षण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति खाता नहीं खोल सकता तो आरबीआई में कभी कोई खाता नहीं खोल सकता। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन आरबीआई के माध्यम से नहीं होता तो ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य बताइए। ये हो जाएगा सामाजिक न्याय सुरक्षित करना। ठीक है, सामाजिक न्याय सुरक्षित करना या सुनिश्चित करना। ठीक है, जो भी आप समझे। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये बताना है तो चलिए देखिए, यह शीर्ष बैंक है तो पहला सही पढ़ के ही सही लग रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो बताइए नियंत्रित करता है। तीसरा देखिए, वह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है तो ये तो बकवास है, नॉनसेंस। ठीक है, चौथा देखिए, यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है। ठीक है, चौथा पढ़ के सही लग रहा है तो ये देखिए, पहला दूसरा और चौथा। ठीक है, पहला दूसरा चौथा हमारा सही है। ठीक है, देख लीजिए, यह शीर्ष क्रम का बैंक है। दूसरा, वह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है, ये बकवास है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, वह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट छाप कर, ये सही है। तीसरा देखिए, वह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रोवाइड कराता है तो ये गलत है। ठीक है, और ये नाबार्ड का निरीक्षण करता है तो यानी कि पहला दूसरा चौथा सही है। ठीक है, तीसरा गलत है अपना। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष तो ये इनका जो लेखा वर्ष होता है ये जुलाई से जून। ठीक है, आगे देखिए, रिजर्व बैंक में नोट के निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्यों का स्वर्ण कोष होना चाहिए तो 115 करोड़ रुपए का सोना होता है। ठीक है, आरबीआई के पास। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 10 रुपये का नोट। ठीक है, किसके हस्ताक्षर होते हैं तो ये आरबीआई के गवर्नर और जो कि इस टाइम करंट में है 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। आगे देखिए, भारतीय मौद्रिक नीति में निर्णय लेती है तो आरबीआई लेती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी प्रिंट तो मध्य प्रदेश में देवास में प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है। ठीक है, 20 रुपये। ठीक है, भारत में 20 रुपये और इससे अधिक उच्च वर्गों के नोटों की छपाई तो ये देवास में होती है, नासिक में। ठीक है, देवास ये आई थिंक मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था, ये जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है,
RRB NTPC में पूछा हुआ था डिफेंस। तो ये पूछा हुआ था जो क्या कहते हैं, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो आई थिंक 1955 में हुई थी डिफेंस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था डीप में डिफेंस। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली डिफेंस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, तो ये RBI कोई मुद्रा व्यापार का अंग नहीं करती है डिफेंस, अंग से कोई रिलेटेड नहीं। आगे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं सबसे ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बैंकों की शाखाएं हैं डिफेंस। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था हूबहू डिफेंस। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1955 में डिफेंस। SBI पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसको SBI बनाया गया था 1955, और ये क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा था डिफेंस। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या 5 है डिफेंस। अब थोड़ा SBI को भी देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, तो ये SBI है डिफेंस, भारतीय स्टेट बैंक। आगे देखिए, इसका मुख्यालय भी मुंबई में, RBI का भी है डिफेंस। आगे देखिए, विद यू ऑल द वे डिफेंस, तो ये नारा है किसका, SBI का डिफेंस। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीय बैंक का प्रतीक है, तो यह है बैंक ऑफ इंडिया डिफेंस। आगे देखिए डिफेंस, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन था, तो बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ये था PNB, पंजाब नेशनल बैंक डिफेंस। आगे देखिए, कैनफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक का अनुषंगी संस्था है, तो ये कैनरा डिफेंस। कैन कहाँ से बनेगा, कैनफिना, और कहाँ से बनेगा, कैनरा डिफेंस, समझ रहे हो। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा डिफेंस भारत की बैंकों की सबसे ज़्यादा शाखाएं कहाँ हैं, तो ये है लंदन में डिफेंस, UK में। आगे देखिए, भारत की सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं, तो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक डिफेंस। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी बैंकों की शाखाएं किस में हैं, तो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बैंक भूमि डिफेंस, बैंक विकास भूमि से क्या तात्पर्य है, दीर्घकालीन कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना डिफेंस। ये किसका कार्य है, ये बैंक भूमि विकास बैंक का डिफेंस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नाबार्ड की। आगे देखिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहला तैरता हुआ ATM कोची में लगाया गया है डिफेंस। आगे देखिए, ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करना नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड एक बैंक है डिफेंस, और ये ग्रामीण को ऋण प्रोवाइड कराती है। और ये ग्रामीण डिफेंस क्या बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, यानी कि ये नाबार्ड की बात हो रही है। नाबार्ड की फुल फॉर्म हिंदी में लिखी हुई है डिफेंस, आप देख लेना। तो इसकी कौन सी समिति पर ये बनाई गई थी, तो ये शिवरमन समिति पर बनाई गई थी डिफेंस। आई थिंक 12 जुलाई डिफेंस, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी डिफेंस, जो कि हम आगे देखेंगे। और ये नाबार्ड की बात हो रही है, तो नाबार्ड किसकी सिफारिश पर बनी थी, तो शिवरमन समिति डिफेंस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, और कई बार ये पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आ ही गया डिफेंस। राष्ट्रीय विकास यानी कि नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना डिफेंस। यहाँ वही बात बताई गई, कृषि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, छठी पंचवर्षीय योजना डिफेंस। ऑप्शन नंबर C है यहाँ पर। आगे देखिए, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है, तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक का डिफेंस। आगे देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय, तो ये बात हो रही है सिडबी की डिफेंस। तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगे देखिए, देश के कुल कितने ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कार्यरत हैं, तो 64 डिफेंस। आगे देखिए, सिक्किम और गोवा में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिर आगे पूछ लेता कई बार। देश में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं का लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये है 18% डिफेंस। ऑप्शन नंबर B। एक सेकेंड डिफेंस, तो ये 18% है। आगे देखिए, केलकर समिति डिफेंस, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई थी, तो 1987 में कोई बैंक नहीं बनी थी डिफेंस। आगे देखिए, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना डिफेंस कब की गई थी, तो 1985 में डिफेंस। आगे देखिए, नरसिम्हा समिति में बैंक के ढांचे में कितने स्तर बनाने की पुष्टि की थी, तो इन्होंने कहा था 4 बैंकों के 4 लेवल होने चाहिए, 4 स्तर डिफेंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है डिफेंस, कई बार ये पूछ लेता है। ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किसको
प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति प्रस्तुत की थी, तो ये खुसरो समिति ने। फ्रेंड्स दोबारा देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की बात किसने की थी, तो ये खुसरो समिति ने बात की थी। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकता तक सीमित है, तो ये है नाबार्ड। फ्रेंड्स ये मैंने बता दिया शुरू में ही, नाबार्ड तो ये राष्ट्रीय कृषि बैंक ग्रामीण विकास। फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म फेडरल। फ्रेंड्स जहाँ भी ये फेडरल वर्ड आ जाए या फिर संविधान में हो या बैंकों में हो, तो ये फेडरल सब अमेरिका का है। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो ये FCI। फ्रेंड्स FCI कमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद प्रोवाइड कराती है, तो ये गलत है। फ्रेंड्स एक्जिम देखिए, ये आयात निर्यात हेतु यूज किया जाता है। RBI बैंकों का बैंक है। IDBI तो ये वित्तीय बैंक है। फ्रेंड्स FCI तो ये कमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद प्रोवाइड कराता है, ये गलत है। फ्रेंड्स आगे देखिए, निजी क्षेत्र में बैंकों में अधिकृत कितने % विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार देती है, तो ये 49% है। फ्रेंड्स IBA। फ्रेंड्स IBA से क्या तात्पर्य है, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन। फ्रेंड्स यहाँ IBA की फुल फॉर्म पूछिए तो इंडियन बैंक एसोसिएशन। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम राशि होनी चाहिए या फिर न्यूनतम चुकता पूंजी की आवश्यकता होती है, तो 500 करोड़ रुपए। तब जाके एक नया बैंक स्थापित होता है। नरसिम्हन समिति ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, UPBCS का पालतू क्वेश्चन है। तो नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया था, तो बैंकिंग संरचना से सुधार से संबंधित है। फ्रेंड्स नरसिम्हन समिति किस संबंध का सुझाव केंद्रीय सरकार को दिया था, तो ये बैंकिंग संरचना में सुधार करने के लिए कहा था इन्होंने। BCCI। फ्रेंड्स ये क्रिकेट वाला BCCI नहीं है। फ्रेंड्स BCCI क्या अर्थ है, तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन। फ्रेंड्स आगे देखिए, अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उस बैंकों से है जिनका नाम RBI बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। फ्रेंड्स अनुसूचित बैंक कौन होते हैं, जिनका RBI की जो लिस्ट है तो दूसरी लिस्ट में इनका नाम आता है। फ्रेंड्स तो उसको कहते हैं अनुसूचित बैंक। फ्रेंड्स समझ गए होंगे। आगे देखिए, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना तो ये 1964 में हुई थी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड तो ये UTI है। फ्रेंड्स आगे देखिए, भारत में सबसे पहला म्यूचुअल फंड UTI ने स्टार्ट किया था। LIC। फ्रेंड्स तो LIC तो ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स जीने के साथ भी और मरने के बाद भी, ऐसा कुछ इसका नारा है। फ्रेंड्स साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत हैं, तो ये 4 हैं। फ्रेंड्स तो ये थी आज की वीडियो। लगभग हमने इसमें 120 क्वेश्चन देखे हैं। फ्रेंड्स तो अभी ये मुद्रा और बैंकिंग समाप्त नहीं हुआ है। फ्रेंड्स अभी इसके 2 पार्ट और आएंगे। लगभग मैंने शुरू में ही बता दिया था, इसके 300 क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स तो 300 क्वेश्चन करेंगे, अभी हमने लगाए हैं 120। फ्रेंड्स तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। फ्रेंड्स अब आपको डेली वीडियो मिल जाया करेगी। फ्रेंड्स क्योंकि अब मैं फिट एंड फाइन हो गया हूँ, क्योंकि 5-7 दिन से काफ़ी बीमार था। फ्रेंड्स तो अगर किसी ने वो 2 पार्ट ना देखे हो तो जाके देख ले। फ्रेंड्स इकोनॉमी के 3 पार्ट हो गए। फ्रेंड्स और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी उसके 4 पार्ट हो गए। फ्रेंड्स जैसे ही हमारे इनमें से एक सब्जेक्ट ख़त्म होगा तो तुरंत मैंने बताया था ना आपको मॉडर्न हिस्ट्री। फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की बुक से और स्पेक्ट्रम की बुक से, इन दोनों बुकों का मिला जुला निचोड़ प्रोवाइड कराऊंगा 2000 क्वेश्चन। फ्रेंड्स क्योंकि डाटा लगभग तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स लगभग मतलब 20-22% तैयार हो गया, लेकिन अभी 100% तैयार नहीं है। फ्रेंड्स तो जैसे ही इनमें से हमारा एक सब्जेक्ट ख़त्म होगा तो मैं तुरंत आपको कराऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की बुक से और बिपिन चंद्रा की बुक से। फ्रेंड्स ऑप्शन टाइप में तब तक आप मॉडर्न जो मैंने कराया ना मिडिवल हिस्ट्री और एंसेंट हिस्ट्री करा रखी है रामचरण शर्मा की बुक से और सतीश चंद्रा की बुक से। इनकी मास्टर वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रेंड्स तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।